नमस्कार। आज का विषय है जोखिम यानी कि रिस्क। एक ऐसा शब्द जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सड़क पार करने का रेस, नौकरी बदलने का रेस, निवेश करने का रिस्क। लेकिन क्या हम सच में इसका मतलब समझते हैं? खासकर जब बात पैसे और भविष्य की हो। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और हमारे गाइड होंगे वित्तीय इतिहासकार पीटर बर्नस्टीन और उनकी जबरदस्त किताब अगेंस्ट द गॉड्स। तो आज का मिशन बिल्कुल साफ है, रिस्क के इस पूरे आइडिया को परत दर परत खोलना। हम देखेंगे कि कैसे इंसान ने भविष्य को भाग्य मानने से लेकर उसे संभावनाओं में तौलना सीखा। हम प्राचीन सोच से शुरू करेंगे और आधुनिक फाइनेंस की दुनिया तक पहुंचेंगे, ताकि हम सब इस अनिश्चित दुनिया में कुछ बेहतर फैसले ले सकें। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हमारे पास गणित, प्रोबेबिलिटी ये सब नहीं था, तो हजारों साल पहले लोग भविष्य के बारे में सोचते कैसे थे? मतलब सब कुछ तो अनजाना ही था। तब भविष्य कोई पहेली नहीं था जिसे सुलझाया जाए, वो तो बस एक हकीकत थी जिसे झेला जाता था। अच्छा। उसे भाग्य, किस्मत या फिर कह सकते हैं कि देवताओं की मर्जी माना जाता था। ये सब इंसानी कंट्रोल से बाहर की चीजें थीं। जैसे कि किसान को बारिश चाहिए तो वो इंद्र देवता की पूजा करेगा, राजा को जंग जीतनी है तो वो अपने देवता से प्रार्थना करेगा। भविष्य को बदलने का कोई सोच भी नहीं सकता था, उसे बस स्वीकारा जाता था। बिल्कुल। यानी सब कुछ पहले से तय है और हम बस कठपुतलियां हैं। लेकिन फिर कुछ बदला। हाँ, यूरोप में रेनेसांस का दौर आया और कहते हैं कि दो गणितज्ञों ने मजे मजे में जुए की एक पहेली सुलझाते हुए अनजाने में भविष्य को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। ये कहानी है 1654 की और वो दो जीनियस थे ब्लेस पास्कल और पियरे डी फर्मा। उनके पास एक जुआरी दोस्त की चिट्ठी आई जो एक अजीब सी मुश्किल में फंस गया था। उसे अनफिनिश्ड गेम प्रॉब्लम कहते हैं। अधूरा खेल सुनने में तो दिलचस्प लग रहा है। क्या था ये? सोचिए, दो लोग पासे का खेल खेल रहे हैं। शर्त यह है कि जो पहले 5 राउंड जीतेगा उसे सारा पैसा मिलेगा। ठीक है। लेकिन खेल बीच में ही रोकना पड़ गया। उस वक्त एक खिलाड़ी 2 राउंड जीत चुका था और दूसरा सिर्फ 1। अच्छा, तो अब सवाल ये था कि जो पैसा दांव पर लगा है उसे दोनों में ईमानदारी से कैसे बांटा जाए? एग्जैक्टली, ये तो मुश्किल सवाल है। हाँ, उस जमाने में लोग शायद कहते कि जो आगे है उसे ज्यादा दे दो या बराबर बांट लो। हाँ, लेकिन पास्कल और फर्मा ने कुछ और ही सोचा। फर्मा का जवाब तो एक आहा मोमेंट जैसा था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हार क्यों माने, चलो ये सोचते हैं कि अगर खेल आगे चलता तो क्या क्या हो सकता था। अरे वाह। उन्होंने भविष्य के सभी रास्तों की एक लिस्ट बना ली। मतलब उन्होंने फ्यूचर को एक तरह से मैप करने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल। उन्होंने देखा कि खेल खत्म होने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 और राउंड लगेंगे, तो सिर्फ 4 ही संभावनाएं थी। कौन कौन सी? हाँ। पहला खिलाड़ी दोनों राउंड जीते, पहला जीते दूसरा हारे, पहला हारे दूसरा जीते। हाँ, या दोनों राउंड दूसरा खिलाड़ी जीते। सही। और जब उन्होंने ये चारों रास्ते देखे तो पता चला कि 4 में से 3 रास्तों में पहला खिलाड़ी ही गेम जीत रहा था। अच्छा। सिर्फ एक ही रास्ता था जिसमें दूसरा खिलाड़ी जीत सकता था। तो इसका मतलब पैसे को 3.1 के अनुपात में बांटना चाहिए। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। ये पहली बार था जब किसी ने भविष्य को क्या होगा की जगह क्या क्या हो सकता है की नजर से देखा, और यहीं से सब कुछ बदल गया। हाँ, बर्नस्टीन अपनी किताब में बताते हैं कि रिस्क शब्द इटालियन शब्द रिजिकारे से आया है। रिजिकारे? हाँ, जिसका मतलब होता है हिम्मत करना। हिम्मत करना। तो अब भविष्य सिर्फ भाग्य नहीं था, बल्कि विकल्पों का एक मैदान बन गया था। रिस्क उन कामों के बारे में है जिन्हें करने की हम हिम्मत करते हैं, क्योंकि अब हम उनके नतीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव था। ठीक है, तो रिस्क लेना एक हिम्मत का काम है, कोई मजबूरी नहीं। लेकिन क्या हर अनजानी चीज को हम रिस्क कह सकते हैं? मतलब अगर मुझे कल के मौसम का नहीं पता या 20 साल बाद कौन सी टेक्नोलॉजी दुनिया पर राज करेगी इसका नहीं पता, तो क्या ये दोनों एक ही तरह के रिस्क हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब 1921 में एक इकोनॉमिस्ट फ्रैंक नाइट ने दिया था। अच्छा? उन्होंने कहा कि लोग इन 2 शब्दों को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, रिस्क और अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी। और ये दोनों अलग हैं? बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो क्या फर्क है इन दोनों में? फ्रैंक नाइट के हिसाब से रिस्क का मतलब है मापी जा सकने वाली अनिश्चितता। मापी जा सकने वाली मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां हमें पता है कि क्या क्या हो सकता है और उसके होने के चांसेस कितने हैं, जैसे सिक्का उछालना। हाँ, हेड्स या टेल्स 50-50 चाप। बिल्कुल।
इंश्योरेंस कंपनियां इसी पर काम करती हैं। वो लाखों लोगों के डेटा से हिसाब लगाती हैं कि कार एक्सीडेंट या किसी बीमारी का कितना चांस है, और उसी हिसाब से प्रीमियम तय करती हैं। सही। तो अगर रिस्क पोकर खेलने जैसा है, जहां आपको पता है कि गड्डी में 52 पत्ते हैं और इक्का आने का चांस कितना है, हाँ, तो फिर अनिश्चितता क्या है? क्या बात है, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। अनिश्चितता में आप खेल के नियम ही नहीं जानते। अच्छा। आपको पता ही नहीं कि क्या क्या हो सकता है, और उसके चांसेस का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे जब इंटरनेट पहली बार आया। हाँ, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दुनिया को कैसे बदलेगा। एग्जैक्टली। या आज कोई नया स्टार्टअप शुरू होता है तो उसकी सफलता को मापना नामुमकिन है। उसका कोई पिछला डेटा ही नहीं है। मतलब रिस्क से निपटने के लिए हम गणित और डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अनिश्चितता के लिए हमें एक अलग तरह की सोच चाहिए। बिल्कुल। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपके पास क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, जैसे डाइवर्सिफिकेशन, हेजिंग। आप नंबरों से खेल सकते हैं। लेकिन अनिश्चितता से निपटने के लिए आपको गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव सोच अपनानी पड़ती है। आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, अलग अलग सिनेरियोज के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, और ये मानना पड़ता है कि कुछ भी हो सकता है। सही कहा। तो अब जब हमने ये फर्क समझ लिया है, तो वापस बर्नस्टीन पर आते हैं। उनके हिसाब से इस रिस्क और अनिश्चितता की दुनिया में निवेश करने के प्रैक्टिकल नियम क्या हैं? उनका पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है, अमीर बनने का एकमात्र रास्ता है बाजार में टिके रहना। अच्छा, सर्वाइवल, टिके रहना। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि सबसे अच्छा स्टॉक ढूंढना ही सबसे जरूरी है, लेकिन बर्नस्टीन कहते हैं कि ये गलत है। क्यों? ऐसी जीत बस कुछ समय की होती है। असली सफलता इस बात में है कि जब बाजार में बड़ी गिरावट आए तो आप बर्बाद होके बाहर ना हो जाएं। आपके रिटर्न बढ़ाने की स्ट्रैटेजी तभी काम की है जब एक बड़ा नुकसान आपको खेल से ही आउट ना कर दे। ये तो उस कहानी जैसा है कि कछुआ हमेशा जीतता है। हाँ। मतलब तेजी से दौड़ने से ज्यादा जरूरी है कि आप रेस में बने रहें। हाँ। उनका एक और सिद्धांत है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, नतीजे संभावनाओं से ज्यादा मायने रखते हैं। हाँ, और इसकी कहानी तो कमाल की है। बताइए। दूसरे विश्व युद्ध के समय मॉस्को पर हवाई हमले हो रहे थे। वहाँ आंकड़ों के मतलब स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर थे जो कभी भी एयर रेड शेल्टर में नहीं जाते थे। क्यों? उन्हें डर नहीं लगता था? उनका तर्क बड़ा सीधा था। वो कहते थे, देखो मॉस्को की आबादी 70 लाख है और बम कुछ 100 ही गिरते हैं, तो मुझ पर बम गिरने का चांस लाखों में एक है। मैं क्यों परेशान हूँ? गणित के हिसाब से तो वो सही थे। बिल्कुल। लेकिन फिर कुछ हुआ जिसने उनका मन बदल दिया। क्या हुआ? एक रात बम गिराने वालों ने शहर के इकलौते हाथी को निशाना बनाया और वो मर गया। ओहो। अगली रात से प्रोफेसर साहब शेल्टर में पाए गए। वाह, मतलब एक हाथी की मौत ने एक गणित के प्रोफेसर का पूरा नजरिया बदल दिया। उनके ऊपर बम गिरने की संभावना तो अब भी उतनी कम थी। हाँ, संभावना यानी प्रोबेबिलिटी नहीं बदली थी, लेकिन उस घटना का नतीजा, अ कॉन्सिक्वेंस, अब उनके लिए बहुत असली और पर्सनल हो गया था। अच्छा। हाथी के मरने से उन्हें एहसास हुआ कि असंभव लगने वाली चीजें भी होती हैं, और अगर वो चीज उनके साथ हो गई तो नतीजा भयानक होगा। बर्नस्टीन यही कहते हैं कि कोई भी रिस्क लेने से पहले खुद से ये सवाल पूछो, अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा? क्या मैं उस नुकसान को झेल सकता हूँ? और अगर जवाब नहीं है तो वो रिस्क लेने लायक नहीं है, चाहे जीतने का चांस 99% ही क्यों ना हो। और उनका तीसरा बड़ा सिद्धांत डाइवर्सिफिकेशन से जुड़ा है। हाँ, वो कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन अज्ञानता की स्वीकृति है। अज्ञानता की स्वीकृति मतलब ये कि आप ये मान रहे हैं कि आपको भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता, और क्योंकि आपको नहीं पता कि कल क्या होगा, इसलिए आप हर तरह की सिचुएशन के लिए खुद को तैयार करते हैं। जैसे सारे अंडे एक टोकरी में न रखना। बिल्कुल। 1952 में हैरी मार्कोविट्ज ने गणित से ये साबित किया था कि ऐसा करना कितना खतरनाक है। लेकिन कई महान निवेशक जैसे वॉरेन बफेट तो डाइवर्सिफिकेशन के खिलाफ सलाह देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि अपने सारे अंडे एक टोकरी में रखो और फिर उस टोकरी पर बहुत ध्यान से नजर रखो। तो क्या इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और ये विरोधाभास में ही बल्कि नजरिए का फर्क है। बफेट जैसे निवेशक अपना पूरा समय और अपनी पूरी टीम सिर्फ कुछ कंपनियों को गहराई से समझने में लगाते हैं। अच्छा। वो उस कंपनी के बिजनेस को अंदर बाहर से जानते हैं, उनके लिए वो अज्ञानता कम हो जाती है। लेकिन हम जैसे आम निवेशकों के पास न तो उतना समय है न उतनी जानकारी। बिल्कुल। इसलिए हमारे लिए डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक बचाव का तरीका नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा कदम है। मुझे कहावत याद आ रही है,
अगर आप अपने सभी निवेशों के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका पोर्टफोलियो ठीक से डाइवर्सिफाइड नहीं है। क्या बात है। शायद इसका मतलब यही है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी चीजें भी होनी चाहिए जो बाकी चीजों से अलग चलती हों, भले ही वो आपको थोड़ी असहज करे। बिल्कुल। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि रिस्क सिर्फ गणित या इकोनॉमिक्स का खेल नहीं है, ये हमारे दिमाग का, हमारी साइकोलॉजी का खेल भी है। और अक्सर हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। सही पकड़ा। अच्छा, मतलब हमारे दिमाग में ही कुछ गड़बड़ है जो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। हाँ, और इसमें सबसे बड़ा विलेन है लॉस अवर्जन, यानी नुकसान से नफरत। लॉस अवर्जन? मनोवैज्ञानिक तौर पर 1000 रुपए खोने का दुख 1000 रुपए पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा होता है। 2 गुना? हाँ, हमारा दिमाग नुकसान को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मैंने इसके बारे में एक सर्वे पढ़ा था जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। लोगों को 2 ऑप्शन दिए गए। पहला था या तो आप पक्के तौर पर 900 रुपए ले लो या फिर 90% चांस है कि आप 1000 रुपए जीतोगे। ज्यादातर लोगों ने क्या चुना होगा? ज्यादातर ने पक्के 900 रुपए चुने होंगे। लोग पक्के फायदे के लिए रिस्क लेना पसंद नहीं करते। सही जवाब। लेकिन फिर सवाल को उल्टा कर दिया गया। अच्छा। अब ऑप्शन थे या तो आप पक्के तौर पर 900 रुपए का नुकसान उठाओ या फिर 90% चांस है कि आप 1000 रुपए का नुकसान उठाओगे। इस बार लोगों ने क्या किया? इस बार ज्यादातर लोगों ने जुआ खेला होगा। एग्जैक्टली। उन्होंने 1000 रुपए खोने का रिस्क लिया ताकि वो उस पक्के 900 रुपए के नुकसान से बच सके। ये दिमाग का अजीब खेल है। जब फायदे की बात हो तो हम डरपोक बन जाते हैं और जब नुकसान की बात हो हम जुआरी बन जाते हैं। और यही बर्ताव हम स्टॉक मार्केट में हर रोज देखते हैं। कैसे? लोग अपने जीतने वाले शेयरों को बहुत जल्दी बेच देते हैं ताकि ये प्रॉफिट बुक कर लें और वो हाथ से न निकल जाए। हाँ, और अपने हारने वाले शेयरों को सालों साल पकड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि वो कभी तो वापस ऊपर आएंगे। ये सीधे सीधे लॉस अवर्जन का नतीजा है। उस नुकसान को हकीकत मानने का दर्द वो झेलना नहीं चाहते। एक और दिमागी उलझन है जिसे कहते हैं रिग्रेशन टू द मीन, यानी औसत की ओर वापसी। हाँ, हम मान लेते हैं कि जो आज हो रहा है वही कल भी होगा। जो स्टॉक आज रॉकेट बना हुआ है हमें लगता है वो हमेशा ऊपर ही जाएगा, और जो गिर रहा है वो हमेशा गिरता ही रहेगा, जबकि हकीकत इसके उलट है। रिग्रेशन टू द मीन का सिद्धांत कहता है कि असाधारण नतीजे, चाहे वो बहुत अच्छे हों या बहुत बुरे, हमेशा समय के साथ अपने औसत की तरफ लौटते हैं। कोई भी चीज हमेशा के लिए आसमान में या जमीन पर नहीं रहती। बिल्कुल। महान निवेशक इसी बात पर दाव लगाते हैं। वो तब खरीदते हैं जब कोई चीज बहुत ज्यादा गिर चुकी हो और सब डरे हुए हों, और तब बेचते हैं जब वो बहुत ज्यादा चढ़ चुकी हो और सब लालची हो रहे हों। ये सब सुनकर बर्नस्टीन का एक और कोट याद आता है जो बहुत गहरा है। सबसे जोखिम भरा पल वो होता है जब आप सही होते हैं। हाँ, ये तो बड़ा अजीब लगता है। सही होना जोखिम भरा कैसे हो सकता है? ये सुनने में उल्टा लगता है लेकिन इसमें बहुत सच्चाई है। जब आपके फैसले लगातार सही साबित हो रहे होते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं बल्कि अति आत्मविश्वास आ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, आपको लगने लगता है कि आप बाजार को समझ गए हैं, कि आप हार ही नहीं सकते। और यही वो पल है जब आप सबसे बड़े रिस्क लेने लगते हैं। बिल्कुल। आप अपने जीतने वाले दाव पर और ज्यादा पैसा लगा देते हैं। आप डाइवर्सिफाई करना बंद कर देते हैं। सफलता ही अक्सर विफलता का बीज बो देती है, क्योंकि वो हमें आने वाले खतरे के प्रति अंधा बना देती है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हमारा दिमाग ही हमें धोखा देने के लिए बना है तो हम इन मानसिक बायस से लड़ने के लिए कर क्या सकते हैं? कोई प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ, एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है जिसे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कहते हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग? हाँ, इसका आइडिया रॉबर्ट किर्बी नाम के एक फंड मैनेजर ने दिया था। उन्होंने अपने एक क्लाइंट की कहानी सुनाई जिनके पति उनकी सलाह पर स्टॉक्स खरीदते थे, लेकिन उनकी एक आदत थी। क्या? वो कभी कुछ बेचते नहीं थे। अच्छा, वो बस खरीदते जाते थे। हाँ। कुछ सालों बाद जब उस क्लाइंट के पति की मृत्यु हो गई तो वो अपने पोर्टफोलियो के साथ किर्बी के पास आई। जब उन्होंने उस पोर्टफोलियो को देखा तो वो हैरान रह गए। क्यों? उसमें कुछ बेकार स्टॉक भी थे, लेकिन एक स्टॉक था जेरोक्स का, जिसकी कीमत अकेले ही $8 लाख से ज्यादा हो गई थी। अरे वाह! जो पूरे शुरुआती निवेश से कहीं ज्यादा थी। और इसका नाम कॉफी कैन क्यों पड़ा? ये नाम पुराने अमेरिका के उस चलन से आया है जब बैंक इतने आम नहीं थे। लोग अपनी कीमती चीजें जैसे वसीयत या शेयर सर्टिफिकेट एक कॉफी के कैन में डालकर उसे अपने गद्दे के नीचे छिपा देते थे। हाँ, और फिर सालों तक उसे भूल जाते थे। तो इसका मूल आइडिया एक लंबी अवधि की खरीदो और भूल जाओ वाली स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल। और ये हमारे दिमागी बायस,
खासकर लॉस अवर्जन से लड़ने में बहुत मदद करता है। कैसे? पहली बात, ये बाजार के रोज के उतार चढ़ाव के शोर को आपकी जिंदगी से हटा देता है। जब आप 10-15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप रोज रोज की कीमतों को देखकर घबराते नहीं हैं। आप अच्छे शेयरों को जल्दी